आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा और देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है। इसके बाद हम करेंगे ड्रग्स फॉर कफ, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे। अब जो हमारा ट्रेकस और ब्रोंकियल की स्मूथ मसल है, ट्रेकी और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, उनकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो गई है। मतलब कोई थोड़ा सा भी स्टिमुलस आया है ना, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बेसिकली कोई एलर्जन आया, कोई हमारा पॉलिनेशन हुआ या कुछ इन्फेक्टेंट हुआ, कोई पोल्यूशन हुई, कोई एक्सरसाइज करी या कोई कोल्ड को एक्सपोजर हुआ, तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस। तो कोई छोटा सा भी स्टिमुलस आया, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लग गया हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। जिससे वजह से क्या होगा, जो हाइपर रिस्पॉन्स करेगा तो जो हमारी एयर ट्यूब्स हैं वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और सिक्रीशंस भी बढ़ जाएगी उसमें। देखो इतना सा रास्ता है, अगर तो वो छोटा हो गया फिर भी प्रॉब्लम होगी, अगर उसमें सिक्रीशंस ज़्यादा आ गई तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, एडीमा हो गया तो भी हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, या म्यूकस प्लग ऐसे बन गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे क्या हुआ, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया। कोई भी नॉर्मल पोल्यूशन वगैरह या कुछ हुई, उससे हमारा जो है ट्रैकियोब्रोंकियल सिस्टम ओवर रिस्पॉन्सिव हो गया, उसको नैरो कर देगा, जिससे हमारी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, म्यूकोजल एडीमा और म्यूकोजल प्लगिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, बंदे में डिस्निया हो सकता है। मतलब अब उसका खुद सोचो, एयर पैसेज बंद हो गया। डिस्निया क्या होता है कि उसको अपनी सांस नोटिस होएगी, वीजिंग की साउंड आएगी, कफ आएगी। यार ये कॉमन सेंस है, क्योंकि उसका जिससे उसने सांस लेनी थी वो पैसेज ब्लॉक हो गया, तो डिस्निया होगा, उसको अपनी सांस नोटिस होगी, वीजिंग की साउंड जो ऐसे करके आवाज़ होती है वो आएगी, कफ खांसी करेगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गए। अब ठीक है, अस्थमा क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि ये बंद हो गया रास्ता, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। हमेशा अस्थमा के साथ इन्फ्लेमेशन नोटिस करी गई है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्यों हुई, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस या हाइपर एक्टिविटी की वजह से। हमने ट्रिगर्स बोल लिए क्या क्या होते हैं। अब दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है कि इंट्रिंसिक अस्थमा होता है। जो हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा है ना, वो एपिसोडिक है, मतलब कि वो एकदम से हो जाएगा, किसी बाहर के स्टिमुलस की वजह से एकदम से हुआ, जैसे एलर्जेंस हो गए, पोलन्स हो गए, तो एकदम से उनकी वजह से हो गया, ठीक है। अब इसमें स्टेटस अस्थमैटिकस क्या कम होता है, मतलब कि ये थेरेपी को इजीली रिस्पॉन्ड कर जाता है। स्टेटस अस्थमैटिकस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सीवियर अस्थमा होता है, एकदम से एक्यूट अटैक होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक अस्थमा पीरियड, मतलब ये सीजनल होता है, सीज़न के साथ तुमने लिखा होगा कुछ लोगों को अस्थमा होता है, ठीक है। इसमें स्टेटस अस्थमा देखा जाता है, एकदम से बंदे को सीज़न चेंज होने के साथ अटैक दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इन्फ्लामेशन है ब्रोंकियल अस्थमा में, वो होती किन सेल्स की वजह से है, मास्ट सेल्स की वजह से। अब लंग्स में तुम्हारे मास्ट सेल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन के साथ रिलेटेड है। हमने बोला अस्थमा में भी इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इन्फ्लामेशन के लिए तुम्हारे कौन से सेल्स रिलेटेड है, मास्ट सेल्स रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मास्ट सेल्स तुम्हारे क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेट कर देंगे वो एरिया को पूरा, मतलब ब्लॉक कर देंगे जब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, तो ये तुमने ध्यान रखना है। और वहाँ पे वो क्या रिलीज़ शुरू कर देंगे, मीडिएटर्स रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। कौन कौन से, हिस्टामिन जो इन्फ्लेमेशन कराएगा, प्रोटीएस और TNF अल्फा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स भी तुम्हारे रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रायंस और प्लाज्माजन एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया जीन्स, भी कुछ एक्टिवेशन होते हैं, इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और सारे इन फैक्टर से मिलके क्या होगा, तुम्हारा जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वो क्या हो जाएगी, छोटी, जो हमने बात की थी। म्यूकोजल एडीमा हो जाएगा, म्यूकोजल प्लग बन जाएगा, ठीक है, जिससे एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो बेसिक अभी अब तक हमने ब्रोंकियल अस्थमा की डिफाइन की, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है उसका, एक्सट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक एपिसोडिक होता है, इंट्रिंसिक पीरियड होता है। मास्ट सेल के थ्रू इन्फ्लामेशन मीडिएट होती है और मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, प्रोटीएज हो गया, TNF अल्फा हो गया। फिर उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन मीडिएटर्स कौन कौन से रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रायंस, प्लाज्मोजन एक्टिवेटिंग फैक्टर, तो ये सारे तुम्हारे रिलीज होते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, कौन कौन सी जीन्स तुम्हारी एक्टिवेट होती है, इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा।
ये तुम्हारी सारी जीन्स है जो एक्टिवेट होती है, ठीक है। इन सब के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो एयरवे है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन भी होनी है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, सेल टू सेल इकट्ठे आ जाते हैं ज़्यादातर, तो वो इकट्ठे आके एरिया को इन्फ्लेम कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, सारे WBCs जो इन्फ्लेमेशन के सेल्स हैं वो हमारे इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। म्यूकस सेल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, म्यूकोजल प्लग बन जाएगा, एडिमा वगैरह हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ये सब तुम कहानियाँ लिखने ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आ जाता है COPD। COPD क्या होता है कि ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ ही है, ठीक है, जैसे हमारा ब्रोंकियल अस्थमा है। बट इसमें क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म में होता है, बंदे को बहुत देर के लिए अस्थमा रह ही रहा है, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ठीक है। इन्फ्लामेटरी है, जैसे वो था, ठीक है। एयरवे और लंग्स का सेम बात वही, ठीक है। इसमें सेल्स कौन से होते हैं मेनली, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज एंड अपने लिम्फोसाइट। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव एम्फेसीमा होने लग जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोग्रेसिव एम्फेसीमा होता है, मतलब जो हमारे एल्वियोलाई है उनकी डिस्ट्रक्शन होती है और साथ में हमारी ब्रोंकियल फाइब्रोसिस होती है। किस रेशियो में वो अलग अलग होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने वाला है, COPD में एम्फेसीमा होती है, एल्वियोलर हमारे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और ब्रोंकियल फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये पॉइंट तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट है जो तुमने ध्यान रखना है। अब जब हमारा एम्फेसीमा हो गया, जो एल्वियोलाई है जहाँ पे एक्सचेंज होना है वो तुम्हारे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए, उससे वजह क्या होगा, ब्रोंकियल की जो और फाइब्रोसिस होगी तो वो हार्ड हो जाएगी। तो जो ब्रोंकियल की इलास्टिसिटी है ना वो तुम्हारी लॉस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ये इलास्टिक थे ऐसे करके वापस चले जाते थे, हवा भरती थी और फिर ठीक हो जाते थे। अब वो क्या है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी और तुम्हारा क्लोजर होने लग जाएगा एयर ट्यूब्स का। जब तुम एक्सपायर करोगे, मतलब जब तुम हवा बाहर निकालोगे, तो एक बलून सोच लो, उसमें तुम हवा भर रहे हो, ठीक है, फिर तुम हवा निकाल रहे हो। अब बलून तुम्हारा पिचक गया, फट गया, तो वो क्या होता है, इकट्ठा होकर क्लैप्स हो जाता है ना। सेम वे तुम्हारी जो ब्रोंकियल एयर ट्यूब्स है वो भी क्लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। और जब तुम एक्सरसाइज करोगे या तुम कोई और ऐसी हरकत करते हो जिसमें तुम्हें ज़्यादा एक्सपिरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें तुम्हारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ ऐसे स्टिमुलस वही सेम इन्फेक्शन और प्लूटेंट की वजह से उनसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हमारी इसको प्रिवेंट कौन करेगा, ब्रोंकोडायलेटर्स, जो तुम्हारी डायलेशन कर दे इन वेसल्स की, ब्रोंकोडायलेटर्स वो इसे प्रिवेंट कर देंगे। उनसे हमारा COPD नहीं होगा और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगे, ठीक है। ये तुम्हारी चीज़ होगी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ वाली। अब उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, अब सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तुमने ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू दे दिया और साथ में इम्प्रूवमेंट के लिए तुम क्या देते हो, बीटा-2 एगोनिस्ट। बीटा-2 एगोनिस्ट, बीटा-2 का काम क्या है, वेजोडायलेशन। तो एगोनिस्ट मतलब जो सेम चीज़ करेंगे, जो वेजोडायलेशन करेंगे। तुम्हारी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रखी है तो वो वेजोडायलेशन करेंगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुली तो होगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब बात आती है तुम आगे ट्रीट कैसे करोगे बंदे को। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ब्रोंकियल अस्थमा और COPD की डिफ़ाइन की है, बट आगे समझने से पहले तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए था सारा कॉन्सेप्ट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कि हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को प्रिवेंट करेंगे। अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है तो बाहर से जो स्टिमुलस आया है वो एज एंटीजन काम कर है, तो हम नहीं चाहते कि वो रिएक्शन कर जाए बॉडी के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुई है, ठीक है। हम दूसरा क्या करेंगे, जो IgE, जो हमारे B सेल्स से साथ रिलेटेड है, जिन्होंने IgE रिएक्शन करा, जिसने एज ए एलर्जन काम करके एलर्जी की, उसको हम रोकेंगे। हमने उसके बाद बोला इन्फ्लामेशन वगैरह हुई थी तो हम इन्फ्लामेशन को और हाइपर एक्टिविटी को रोकेंगे। मोटी सी बात है, हमारे सेल जो है हाइपर एक्टिव हो गए थे,
हमने बोला था ना कि स्टिमुलस आया और उसको हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गए, तो हमने हाइपर एक्टिविटी रोक दी। एलर्जी रोकने के लिए, हाइपर एक्टिविटी रोकने के लिए हमने करा क्या, IgE मीडिएटेड ही होती है, हमें पता है हाइपर एक्टिविटी, वो हमने रोक दी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है हाइपर एक्टिविटी में, वो हमने रोक दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था बहुत सारे मीडिएटर्स जो हैं हमारे रिलीज़ हुए थे, हमने उन मीडिएटर्स को रिलीज़ होने से भी रोक दिया। उसके बाद हमारा क्या है, जो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी उन कंस्ट्रिक्शंस को भी कोई कर रहा होगा। अब हमें पता है जो एसिटाइलकोलिन है, जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। इसको कैसे याद रखना है, जब सिंपथेमेटिक इंटरेक्ट हुआ तो सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, तो तुमने सांस भी ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी डायलेशन हुई होगी, आराम से तुम सब कर रहे होगे। एसिटाइलकोलिन में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो हम इसको ब्लॉक करेंगे कि और वेजो कंस्ट्रिक्शन ना हो और हमारा डायलेशन। तो यहाँ पे हम एंटागोनिस्ट देंगे एसिटाइलकोलिन के कि और वेजो कंस्ट्रिक्शन ना हो, और यहाँ हम डायलेटर देंगे सिम्पथमेटिक के, डायलेटर्स होते सिम्पथमेटिक, तो यहाँ पे हम एगोनिस्ट देंगे जो सेम करें। तो बेसिकली हम ट्रीटमेंट में क्या क्या कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होने दे रहे, IgE मीडिएटेड प्रोसेसेस नहीं होने दे रहे, इन्फ्लामेशन नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये सारे क्या है, इसकी वजह से ही हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो रही थी, वो हम होने नहीं दे रहे। मीडिएटर्स जो रिलीज़ ऊपर हमने ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन, ये सब रिलीज़ करवाए थे, ये होने नहीं दे रहे हम। एसिटाइलकोलिन ने हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी है, तो हम इसको एंटागोनिस्ट कर देंगे और डायलेटर्स को हम एगोनिस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पहले पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारी कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हमारी ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होती है। तो अब उनको देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, बट इन क्लासिफिकेशन को भी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। हमें पता है जब हमारी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन टूटती है, यहाँ पे देखो, जो हमारी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन टूटती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसको कौन तोड़ता है, फॉस्फोलाइपेज A2। तब हमारे दो पाथवे चलते हैं, कॉक्स पाथवे चलता है, एक हमारा लॉक्स पाथवे चलता है। जो हमारा कॉक्स पाथवे है उससे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये सारे बनते हैं। लॉक्स से हमारा ल्यूकोट्राइन्स, ये सब बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन अब हमारा वेजो डायलेटर होता है, जो बात याद रखने वाली है, और ल्यूकोट्राइन्स वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा और वर्सन हो जाएगा। तो हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे मोंटेलुक्सेट और जेफिरलोलुक्सेट। क्या ड्रग्स का थोड़ा तो मैं 1-2 बार पढ़ोगे तो ही याद होगी। मोंटिलो, आगे हम ये करते हैं क्लासिफिकेशन, फिर हमें याद हो जाएगी। हमने बोला था मास्ट सेल मीडिएटेड एक्शन होता है, तो मास्ट सेल अगर रिलीज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देते हैं। उसमें क्या होता है, सोडियम क्रोमाग्लाइकेट और केटोफिन देते हैं, ठीक है। फिर हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं जिससे जल्दी से आराम आ जाए बंदे को, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसलोन हो गया, और बाकी इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं कुछ, जैसे फ्लूटिकासोन हो गया, ब्रूडेसिनोन हो गया। IgE एंटीबॉडीज़ देते हैं हम, ठीक है। फिर सिम्पथोमेटिक्स दे रहे हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट दे रहे हैं जिन्होंने वेजोडाइलेशन करानी है, ब्रोंकोडाइलेटर्स हो गए, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स के हम एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। तो ये हम एक एक करके करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, क्योंकि हमारा पैसेज जो है कंस्ट्रिक्ट हुआ है, तो हम सीधा बंदे को ब्रोंकोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स में सबसे पहले हमारे हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स क्या है कि जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करे, जो हमारे क्या है, वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम है, एड्रेनर्जिक सिस्टम में क्या है, अल्फ़ा और बीटा
तो हमारा अल्फ़ा तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कराता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। बीटा हमारा वेज़ोडाइलेशन कराता है और हमें वेज़ोडाइलेशन ही करानी है। बीटा में भी एक बीटा 1 होता है, एक बीटा 2। बीटा 1 का कोई काम नहीं, उसने हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट करना है। बीटा 2 ने वेज़ोडाइलेशन करानी है, तो हमें बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन करनी है, बीटा 2 की स्टिमुलेशन। अब सेल की स्टिमुलेशन कैसे होनी है, ये जब हमने एड्रेनर्जी का चैप्टर पढ़ा था तो मैं बताया ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। साइक्लिक AMP ATP से एक्टिवेट होके एड्रेनल साइक्लेज को एक्टिवेट करके इसको एक्टिवेट करता है। तो वही बात लिखी है, जब बीटा 2 स्टिमुलेशन होगी तुम्हारी सेल्स क्या हो जाएंगे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होकर उन्होंने वेज़ोडाइलेशन करनी है, वेज़ोडाइलेशन करके वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी वो बात होगी, ठीक है। अब तुम्हारा अब ये कह रहा है कि जो तुम्हारे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जब वो इन्फ्लामेटरी में सेल्स पे काम करते हैं, ठीक है, वो डिसेंसिटाइज जल्दी से हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स वाले जब इन्फ्लामेटरी सेल्स पे काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, जिस वजह से बीटा 2 का एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। जैसे ही उन्होंने वेज़ोडाइलेशन की और इन्फ्लामेशन कम हुई, उनके इन्फ्लामेटरी सेल पर रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तुमने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एड्रेनर्जिक ड्रग जो है हम लोग मेनली यूज़ करते हैं रिवर्सिबल ट्रीटमेंट के लिए, पर इनको हम ध्यान से यूज़ करते हैं क्योंकि बीटा 2 का तुम्हें पता है कि अलग से वो प्रॉब्लम्स है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं कहाँ नहीं। तो हम जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जो हमारा इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है, और जो तुम्हारा डिजिटालिस ले रहा है, उन सब पेशेंट्स में हम ब्रोंकोडायलेटर्स ध्यान से यूज़ करते हैं, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे मोस्ट इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर्स हैं क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनमें इनका रिस्पॉन्स एक टाइम के बाद ख़त्म खुद से ही हो जाता है, तो हमारी वेज़ोडाइलेशंस करा के ये खुद से आराम से बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रोंकोडायलेटर कर रहे हैं जो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है, जैसे सैल्बुटालोल, सैलमेट्रोलोल, फ्रोमोट्रिलोल, ठीक है। मेन तुम याद रखो सैल्बुटालोल और टर्बुटलिन, ठीक है, सैल्बुटालोल टर्बुटलिन। आगे हम करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो सभी तो पहले समझो कि बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो वेज़ोडाइलेशन होगी, वेज़ोडाइलेशन की वजह से हमारी रिलैक्सेशन हो जाएगी। रिलैक्सेशन होके ये क्विक एक्शन होता है इसका और बेनिफिशियल इफेक्ट है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट खुद थोड़ी देर बाद रिसाइड कर जाता है। पर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या इस्चेमिक डिसीज़ के पेशेंट है या डिजिटालिस की पॉइजनिंग वाले हैं, उनमें हम ध्यान से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है कि कौन से ऐसे सिलेक्टिव बीटा 2 एगनिस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारा मोस्टली यूज़ होता है एड्रेनलिन और दूसरा तुम्हारा यूज़ होता है आइसोप्रेनालिन, ठीक है। ये बीटा 1 बीटा 2 अल्फ़ा, और ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों एक्शन करता है। तो ये हमारे इफ़ेक्टिवली यूज्ड हैं क्योंकि इनके जो हमारे कार्डियक साइड इफ़ेक्ट हैं ना वो कम आते हैं। तो कौन कौन सा है हमारा एड्रेनलिन और दूसरा हमारा कौन सा है आइसोप्रेनालिन। तो ये भी एक पॉइंट है जो तुमने याद रखना है, एड्रेनलिन और आइसोप्रेनालिन, ये बेसिकली हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम ड्रग्स करते हैं। ड्रग्स में हमारी सबसे पहले आ गई सालबुटामोल, सालबुटामोल जिसको हम एल्बुट्रॉल भी कहते हैं। सालबुटामोल हमने याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है। अगर तो ये हमारी सिलेक्टिव बीटा 2 है तो सिर्फ बीटा 2 पे एक्ट करेगी और हमारी क्या कर देगी, वेज़ोडाइलेशन करा देगी। तो ये भी चूज ड्रग है, ठीक है। अब ये कि हम देते कैसे हैं, सालबुटामोल इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है। इन्हेलेशन के लिए देने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मीटर डोज इन्हेलर्स होते हैं जो प्रेशर्स के थ्रू देते हैं। तुमने देखा होगा जो भी बंदा इन्हेलर से अस्थमा वाला वो ले रहा होगा तो वो मोस्टली सालबुटामोल भी ले रहा होता है जो हमारा प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर एकदम से बंदे को अटैक आया ना, उस अटैक को कम करने के लिए देते हैं, पर ये हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए नहीं देते क्योंकि इससे मसल ट्रैमर्स होनी शुरू हो जाती हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मसल ट्रैमर्स होगी,
फिर बंदे को रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, नर्वसनेस, थ्रॉट इरिटेशन वगैरह होने लग जाती है, ठीक है। इससे हाइपोक्लीमिया भी हो सकता है। तो बेसिकली साल्बुटामोल चूज़ कर सकते हैं एक्यूट अटैक के लिए बंदे को प्रेशराइज्ड मीटर ड्रग इन्हेलर में, डोज इन्हेलर में जो बंदा इन्हेलर लेता है उसमें डली होती है, क्योंकि इसकी जो रूट है इन्हेलेशन है। इन्हेलेशन से क्या होगा, इसका सिस्टमिक इफ़ेक्ट एकदम से ज़्यादा आएगा, जो हमारी वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह वो कम होगी, ठीक है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, मसल ट्रेमर्स हो जाते हैं, नर्वसनेस होगी, रेस्टलेसनेस वगैरह होने लग जाती है, हाइपोक्लीमिया होने लग जाता है। अब हमने यहाँ तक बात कर ली कि साल्बुटामोल के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेनली जो है मसल ट्रेमर्स वगैरह, इसलिए ये सिर्फ उन्हीं में यूज़ किया जाता है कि जो सीवियर अस्थमा के केसेस हैं, नॉर्मली और किसी में यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमने बोला था सिलेक्टिव कौन सा हमारा यूज़ होता है, एड्रेनलिन और आइसोप्रेनालिन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगली हमारी ड्रग है टर्बुटालिन, ठीक है। जो टर्बुटालिन है वो भी सेम हमारी साल्बुटामोल जैसे है, वो भी इन्हेलेशन के थ्रू ली जाती है, ठीक है। अब इसका रेगुलर यूज़ करने से भी हमारा ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी कम नहीं होती, तो मतलब ये भी प्रोफाइलैक्सिस के लिए नहीं है हमारी, ये भी प्रोफाइलैक्सिस होता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, तो उसके लिए नहीं है, ये भी हमारी एक्यूट अटैक के लिए है, ठीक है। रेगुलर यूज़ से हमारा डाउन रेगुलेशन होने लग जाएगी बीटा 2 रिसेप्टर्स, या प्रोफिलैक्सिस के लिए क्यों नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे ना इनको, तो हमारे जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो डाउन रेगुलेट होने लग जाएंगे। डाउन रेगुलेशन होगी मतलब कि ये तुम्हारे वो हैं मेम्ब्रेन, और इस पे ऐसे रिसेप्टर है जिस पे आके तुम्हारी ड्रग ने कंबाइन करना है, वो ऐसे डाउन रेगुलेट होकर अंदर को घुस जाएंगे। अगर वो रिसेप्टर ही नहीं दिखेंगे तो ड्रग बाइंड कहाँ करेगी, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जो हमने बोला कि ये भी रेगुलरली यूज़ नहीं हो सकती, तो बेसिकली जो रेगुलर मेडिकेशंस हैं ना, उनमें क्या चीज़ ऐड होती है, उसमें हमारे बेसिकली इनहेल्ड स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस ही ऐसी है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन हो रखी है, तो हम इनहेल्ड स्टेरॉइड्स देते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, बीटा 2 एगनिस्ट दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो साथ में हम लोग क्या है कि बीटा 2 एगनिस्ट अब 2 होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, तो हम या फिर लॉन्ग एक्टिंग दे सकते हैं या शॉर्ट एक्टिंग हम बीटा 2 एगनिस्ट दे सकते हैं सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए। तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद तुम अगर देखना चाहो कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो मैं एक मिनट तुम्हें दिखा देती हूँ। ये तो कफ वाला है, ये हम भी आगे डिटेल में करेंगे। ये रहा हमारा बीटा 2 एगनिस्ट वाला, है ना। देखो मेन जो हमारे ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं, ठीक है, उनको हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारे स्पेसिफिक बीटा 2 एगनिस्ट, ये हमने तुम्हारी जो बात कर ली, जो वेजोडायलेटर्स हैं जिनका एक्शन बेसिकली वेजोडायलेशन को कराना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है और लॉन्ग एक्टिंग बीटा है। एक होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, वो अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। जो हमारे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है उसमें क्या आ गया, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में फ्रोमेट्रोलॉल, साल्मेट्रोलॉल, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा आ गया, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, और लॉन्ग एक्टिंग में फ्रोमेट्रोलॉल, साल्मेट्रोलॉल, ठीक है। उसके अलावा और हमारे ये जो हाईलाइटेड है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारा मेथाइलजैंथीन होता है जो हम करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये याद रखने हैं, तो हम यही वाले कर लेंगे। फिर हमारे होते हैं मास्ट सेल को स्टेबलाइज़र करने वाले, इसमें क्या आ गया, सोडियम। ये हमारी ड्रग्स की बाकी क्लासिफिकेशंस होगी, लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी-IgA, ये हम बाद में करते हैं। हम बीटा 2 एगनिस्ट की बात कर रहे थे ना, हम देखते हैं पहले। ये तो हमारा कफ है, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हमने बात कर ली कि बीटा 2 एगोनिस्ट हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। बेसिकली और ड्रग्स भी यूज़ होती हैं, ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए नहीं होती, एक्यूट अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस है। शॉर्ट एक्टिंग होती है, लॉन्ग एक्टिंग, और हमारी ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ होता है, क्योंकि मैग्नीशियम एज अ डायलेटर काम करता है, जबकि कैल्शियम कभी नहीं यूज़ हो सकता है, वो कंस्ट्रिक्ट करता है। क्योंकि हमें पता है कैल्शियम जो है हमारी मसल को कंस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ होता है, तो उससे उल्टा याद रख लो कि मैग्नीशियम हमारा वो कराएगा, डायलेशन कराएगा। ठीक है, अब तुम्हारे ये बाकी सब बाद में बात करेंगे। हमारे अब एगोनिस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। स्पेसिफिक वाले ज़्यादा यूज़फुल होंगे, जो नॉन स्पेसिफिक है जैसे एपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, एफिड्रिन, ये हमारे क्या करते हैं, अदर रिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं। एपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, एफिड्रिन। ठीक है, हम लोग इनको अब यूज़ इतना नहीं करते, ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। ठीक है, बट कहीं कहीं जगह पे अभी भी ये एज अ चॉइस ऑफ ड्रग यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ये यूज़ नहीं होते क्योंकि हमारे पास सिलेक्टिव आ गए हैं। तो सबसे पहले बीटा-2 एगोनिस्ट सिलेक्टिव वाले देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करानी है, वेज़ोडाइलेशन। तो हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा वाले। ठीक है, अल्फ़ा वाला अलग हो जाता है, बीटा गामा अपना अलग हो जाता है। जो हमारा ये है, ये हमारा एक्टिवेट हो गया एडेनिल साइक्लेज को, जो मैंने पहले बात की, उसको एक्टिवेट करके CAM पे एक्टिवेट करेगा, जिससे हमारी क्या होगी, एक तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी और मास सेल पे भी काम करके मीडिएटर रिलीज़ को कम कर देगा। तो ये बीटा-2 एगोनिस्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा कि ये तुम्हारे क्या करेंगे, मास सेल पे एक्ट करके मीडिएटर रिलीज़ कम कराएंगे और एक तो रिलैक्सेशन करा देंगे। ठीक है, अब फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग्स है और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है। मैंने बोला था शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जैसे हमारी साल्बुटामोल वगैरह है, फिर हमारी टर्बुटालीन है। ये कहाँ, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में यूज़ होती हैं, प्रोफाइलैक्सिस में इनका यूज़ नहीं होता। इसका रीज़न भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि डाउन रेगुलेशन होने लग जाती है रिसेप्टर्स की, इस वजह से तुम्हारा नहीं होता यूज़। ठीक है, अब ये होगी प्रोफाइलैक्सिस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि डाउन रेगुलेशन हो जाती है और बंदे को टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है। तो तुमने इसमें कर ली टर्बुटालीन और बेसिकली साल्बुटामोल। अब हम करते हैं आगे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में हमारी सैल्मेट्रोलॉल, बैमेट्रोलॉल, फ्रोमेट्रोलॉल, ये सारी आती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम करते हैं फ्रोमेट्रोलॉल। जो हमारी फ्रोमेट्रोलॉल है ना, वो उसके 2 एक्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली बाकी सबके एक्शंस ना सारी लॉन्ग एक्टिंग है। एल से लॉन्ग एक्टिंग, एल से लेट एक्शन, याद रख लो। सबका एक्शन लेट आता है, बट जो फ्रोमेट्रोलॉल है ना, उसका फास्ट एक्शन है। तो ये पॉइंट तुमने इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, और सब स्लो एक्ट कर रही है, फ्रोमेट्रोलॉल हमारी फास्ट एक्ट कर रही है। एफ से फ्रोमेट्रोलॉल, एफ से फास्ट। तो ये तुम ऐसे 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 याद रख लो। ठीक है, तो सारी लॉन्ग एक्टिंग तो है और ये फास्ट एक्शन भी है। तो एकदम से बंदे को अटैक हुआ तो बीटा एगोनिस्ट में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी है, फ्रोमेट्रोलॉल। तो फ्रोमेट्रोलॉल ड्रग ऑफ चॉइस हमारी एक्यूट अटैक में होती है, और जिनका एक्शन लेट आता है। ऊपर हमने बोला था ना कि हम टर्बुटालीन वगैरह को हम लोग प्रोफाइलैक्सिस वगैरह में यूज़ नहीं करते, क्योंकि डाउन रेगुलेशन और टॉलरेंस हो जाती है। तो सैल्मेट्रोलॉल को हम प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर बाद इनका एक्शन आता है। तो जब बंदे को सीजनल है, हमें पता है, तो उसको सीज़न शुरू होने से पहले ही दे दो, क्योंकि उसका धीरे धीरे एक्शन आएगा। जब एक्शन आएगा तब उसको फ़र्क पड़ जाएगा। मेन अब यहाँ याद रखना है, जो फ्रोमेट्रोलॉल है तुम्हारी एक्यूट में यूज़ होती है, मतलब जो हमारा एकदम से हमें चाहिए ड्रग, वो फॉर्मेट्रोलॉल है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इनिशियली जो हमारे साल्बुटामोल है वो यूज़ होते थे, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ होते थे। हमने बोला था ना ब्रोंकियल अस्थमा में इन्फ्लामेशन हुई है, जैसे पैसेज बंद हो जाता है। तो पहले ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ होते थे, जैसे साल्बुटामोल हो गया, टर्बुटालीन हो गया, सल्मेट्रोलॉल हो गया और ये फॉर्मेट्रोलॉल हो गया, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। बट आजकल क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी दे देते हैं, स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं कि बंदे की इन्फ्लामेशन खत्म हो जाए। तो रूट्स क्या होती हैं इसकी, इनहेलेशनली देते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकल एक्शन होता है, जिससे ये सिर्फ लंग्स पे जाती हैं और कम डोज में ही हेल्पफुल हो जाती हैं, और जो हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह वो भी नहीं होती। एमरजेंसी में IV देते हैं। ठीक है, एक हमने बात की थी ऊपर, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग भी होती है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में क्या है कि वो 24 आवर्स के लिए काम करती है। इसमें होता है ओलेडाट्रोल, फिर हमारी ये इंडेक्ट्रोल। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें रूट्स हमने बात करी, इनहेलेशन प्रेफर करते हैं। अब हमारा आ गया मेजर एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। अब एडवर्स इफेक्ट पे इस पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है। देखो एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, टैकीकार्डिया हो जाएगा,
हमने बोला बीटा 1 को कुछ नहीं कर रहे ना, तो हार्ट रेट वगैरह सब इंक्रीज़ रहेगा, ठीक है। अब हमारा जब हम डोज इंक्रीज़ कर देंगे तो इसकी सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी, बीटा 2 पे तो एक्ट करेगा ही, साथ में बीटा 1 पे भी एक्ट करने लग जाएगा हाई डोज पे, ठीक है। इसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, हाइपोकैलीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे मिथाइलजैंथीन्स, एंटीकोलिनर्जिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह करेंगे। तो यहाँ तुम्हें ये इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, मेन हमने बीटा 2 एगनिस्ट में लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग करे। शॉर्ट एक्टिंग में साल्बुटामोल और टर्बिटोलिन आ गया, लॉन्ग एक्टिंग में सेलमेट्रोलोल आ गया। सेलमेट्रोलोल जो है सिलेक्टिव है। बेसिकली जो हमारा सेलमेट्रोलोल है ना, इसका थोड़े से पॉइंट्स और कर लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जो हमारे सेलमेट्रोलोल है ना, वो बेसिकली हमारा नॉक्टर्नल अस्थमा जो होता है ना, जो बंदे को रात के टाइम पे अस्थमा होता है, वो उसमें भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये तुमने एक पॉइंट याद रखना है कि नॉक्टर्नल अस्थमा में हमारा यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट्रोलोल है वो ज़्यादा सिलेक्टिव है कंपेयर टू उसके, ठीक है। तो यही तुम्हारे मेन पॉइंट है जो तुमने याद रखना।